अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ जरिया इरफान। तो जनाब आज की सुबह सभी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज विफाकी बजट की मंजूरी है और विफाकी बजट ने आज आना है। लेकिन ये बजट कहा तो यही जा रहा है कि हर एतबार से ये थोड़ा महंगाई बजट होगा जो हमारे बजट को सूट नहीं करेगा। लेकिन ये बजट बनाते वक्त कि शायद हमारे बड़ों ने इस बात का ख्याल रखा है कि हम लोग अपनी सैलरीज में, अपनी रोज़मर्रा की दिहाड़ियों में जो मजदूरों की होती हैं वो किस तरीके से अपने मंथली एक्सपेंस को बेयर करेंगे। तो एक डिटेल फहरिस्त है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। इसे कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर आज कोई भारी भरकम टैक्सेस सुनने को मिल सकते हैं। और फिर प्राइवेटाइजेशन का मामला कि वो तमाम कंपनीज इदारे जिनके हवाले से कहा जाता है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा जो कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है और इसमें कौन से जो महकमे हैं, कौन से इदारे हैं वो सर फहरिस्त हैं, उस पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी क्या रोज़मर्रा की अशिया, या कहीं ना कहीं उसे रिलीफ मिलेगा और टैक्स किन किन शोबों में जाके लागू होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जो हमारा शरई सूद है, उसके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर शरई सूद हमारा कम होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी इन्वेस्टर्स हजरात हैं, जितने भी वो लोग हैं जिनकी बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन्स रहती हैं या फिर सेविंग्स पर्सपेक्टिव में भी उनका कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो अकाउंट्स में पड़ा होता है, तो वो भी हर लिहाज से इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की इतनी परचेजिंग पावर तो रही नहीं है कि वो जाकर गाड़ियाँ या घर या कोई भी दीगर मामलात में जो है वो कैश यूज़ करें। अब मोस्टली लोग लीज की तरफ जाते हैं। एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले टॉप स्टोरेज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, फिर आपसे मज़ीद गुफ्तगू फरमाते हैं। विफाकी बजट तैयार, क्या आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा? सेल्स टैक्स में इजाफा आवाम के लिए महंगाई का नया खतरा। बानी पीटीआई सबको माफ करने को तैयार। जनूबी पंजाब सूबा आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। जी तो जनाब, इससे पहले कि हम मुल्क की हालात हाज़िरा के हवाले से बात करें, बजट के हवाले से बात करें, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आपको दूंगी कि जिसके ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि खबर तो यकीन करने वाली है, इसके लिए यकीन पता नहीं होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी, क्योंकि जैसी टीम की परफॉर्मेंस है इतने छोटे छोटे रन से तो कोई भी टीम जीत जाती है यार। एनीवेज, पाकिस्तान ने कनाडा को शिकस्त दे दी है फाइनली। इस टूर्नामेंट के पहले मैच के अंदर पाकिस्तान ने पहला मैच इसलिए कि जीत के हवाले से पहला मैच, और यूं टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी को भी साबित कर दिया है। तो पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दी और न्यूयॉर्क में खेले गए इस इवेंट के 22वें मैच में पाकिस्तान ने 107 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। यह भी याद रखिएगा, 107 रन का हदफ 18वां ओवर है और 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान नाकाबिल शिकस्त 53 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कैप्टन बाबर आजम 33, साइम अयूब 6, फखर जबान 4 रन बनाकर आउट हुए, उस्मान खान 2 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन वापस लौटे। तो पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2, जबकि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 1-1 विकेट अपने नाम की। T20 वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तानी टीम को मेजबान अमेरिका और फिर भारत से भी शिकस्त के बाद पहले ही राउंड से बाहर होने का सामना है। तो यूं कमजोर हरीफ से मात का सदमा अभी भुलाया नहीं जा सका था कि रवायती हरीफ के खिलाफ जीता हुआ मैच भी हमारे हाथ से निकल गया। और इससे पहले आयरलैंड से पहला मैच हारने के बाद बमुश्किल सीरीज जीती, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी हुई। ये पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है जिसके हवाले से हम लोग बात करें, क्योंकि वो तो चेयरमैन पीसीबी तो ये कह रहे हैं कि टीम में तब्दीलियों के हवाले से हमने मामला जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी इस बार। अब कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा इसका फैसला तो चंद रोज में सामने आ जाएगा। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट मौजूदा हालात के पेश नज़र दुरुस्त रहेगी कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियों का इम्कान है, वो भी तब कि जबकि टीम जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप के टूर पर है। एनीवेज, हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हसनैन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हसनैन, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और कनाडा को 106 रन तक ही महदूद कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बॉलर्स ने इंडिया के अगेंस्ट अपना बॉलिंग अटैक जो था वो पेश किया था। कैसे देख रहे हैं आप कल के मैच को?
देखिए ज़रियाब, अनफॉर्चुनेट है जिस तरह आपने पूरे इंट्रो में कहा कि हम कल के मैच को अब कैसे देखेंगे, क्योंकि अब मामलात इफ़ बट्स में आ चुके हैं और ये जी। हमारी एक काफ़ी लंबे अरसे से तरतीब रही है कि हम हमेशा से इस पर डिपेंडेंट होते हैं कि फलां टीम हार जाएगी तो ये हो जाएगा, फलां जगह पे बारिश हो जाएगी तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, पहले हम अमेरिका से हारे, वो जीता हुआ मैच आ रहे हैं, और उसके बाद हम इंडिया से भी जीता हुआ मैच आ रहे हैं। पूरी कौम तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 27-28 ओवर्स तक हम पूरे मैच के अगर ओवर्स निकालें तो हम इंडिया के खिलाफ मैच जीत रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है हमें कि हम चौक कर जाते हैं। और वैसे जिस तरह आपने एक बात की ना स्टार्ट में कि हमने ये जो टोटल है ये 18वें ओवर में पूरा किया, तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ये मैच चाहे पिच जितना भी ट्रिकी हो, पिच में कहता हूँ कि पिच के ऊपर दरारें हो ना, ये मैच आपका कनाडा के साथ था, ये मैच आपका ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ नहीं था। हाँ, जिस तरह आप अगर आज जीते कनाडा के खिलाफ, जिस तरह आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से जीते तो फिर हम मान लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमें कोई बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही, कोई प्लान नजर नहीं आ रहे। हमारे जो बैटर्स हैं वो रन बॉल खेलते हैं। आपने रिजवान की बड़ी तारीफ की, बाबर आजम की बड़ी तारीफ की, लेकिन बाबर आजम और रिजवान को देखिए ना, 52 गेंदों पे 52 रन बना रहे हैं रिजवान, 33 गेंदों पे 33 रन बना रहे बाबर आजम। नहीं हसनैन, वो मेरी हरगिज तारीफ नहीं थी, वो सिर्फ एक यूं कह लीजिए कि रन रेट था, ये स्कोर था जो कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रही थी, क्योंकि मैंने भी 2 रोज पहले जब यही बात की थी ना, जब हमारे इंडिया से मैच हुआ था, तो उस वक्त भी हमारे साथ ताबिश बीर थे और एक और तजियाकार थे, तो मैं यही कह रही थी कि 43 गेंदों पे 42 दे देना, 52 पे 53 दे देना, ये कुछ नहीं होता। मतलब ये तो टुकर कोई भी खेलता रहे। जी हाँ ज़रिया, ऐसे ही है, क्योंकि अब देखिए ना कि रन बॉल स्ट्राइक रेट के साथ आप जा रहे हैं। आपने तो एक स्टेटमेंट देना था कि यार हम अमेरिका से हार गए, हम इंडिया से हार गए, अब हम एक तगड़ा स्टेटमेंट देंगे, हम 14 ओवर्स के अंदर कनाडा को हराएंगे और उसके बाद थोड़ा सा अंडर प्रेशर लाएंगे अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का अगला मैच आज है इंडिया के साथ, उसके बाद उसका मैच है आयरलैंड के साथ। जब उसको पता होता कि पाकिस्तान हमें टक्कर देने के लिए सामने खड़ा है तो तकरीबन वो भी कहीं ना कहीं चौक करते, लेकिन हमने तो स्टेटमेंट देनी नहीं है। हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपिंग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, अपनी मनमानी की टीमें खिलाते, अपनी मर्जी की टीमें खिलाते। बेसिकली मुझे ये लगता है पहली दफा इस टीम को देख के, क्योंकि मैं काफी अरसे से, अब मेरा ख्याल है कि साल हो गया कि हम इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप है कि पाकिस्तान की टीम वहां पे खेलने नहीं गई, पाकिस्तान की टीम वहां पे सैर सपाटे करने गई, वहां पे डिनर करने गई है, और वहां पे बुल राइडिंग करने गई है, वहां पे काउबॉय बनने गए हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो टीम है इनकी कोई इंटेंशन मुझे नजर आ रही है। इनकी इंटेंशन यही थी जो ये वहां पे गए, वहां पे सैर सपाटे के डिनर किए, इसके अलावा जीतने वाली इंटेंशन मुझे नहीं लग रही। पता नहीं किस तरह ये कनाडा से जीत गए। ये जो जीतने वाली इंटेंट के हवाले से आपने बात की ना हसनैन, अच्छा अभी तो हमने रिजवान और बाबर को तो हमने डिस्कस किया ही, लेकिन मुझे ये बताएं कि साइम अयूब 6, फखर जमान 4, उस्मान खान 2 और अच्छा 2 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लुटे, ये 4 और 6 ये समझ नहीं आती मुझे। देखिए काफी हो चुका। आप साइम अयूब की बात करती थी ना कि हमने भी पहले भी बात की और आप भी जिस तरह बात कर रही हैं, पूरी कौम ये बात करती थी कि साइम अयूब के साथ ज्यादती हुई, 20 मैचेस के बाद उसको बाहर बैठा दिया। भाई साइम अयूब की जो ही कमेंटेटर्स तारीफ करना स्टार्ट होते हैं, वो ऐसी रैश शॉट, बच्चों वाली शॉट खेलते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। मसला ये है ज़रियाब कि हमारे यहाँ प्लेयर अभी तक रेडी नहीं होता, हम उसको स्क्वाड में डाल देते हैं। आपको मैं 2 मिसालें दूंगा, एक मोहम्मद उस्मान खान की मिसाल दूंगा, एक इंडिया के शुभमन गिल की दूंगा, रिंकू सिंह की दूंगा या यशस्वी जायसवाल की दूंगा। हमारे यहाँ उस्मान खान ने एक से दूसरी सेंचुरी लगाई, उसको वहाब रियाज जो कि उस वक्त के चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने गारंटी दी, उसने अपना यूएई का पूरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा और पाकिस्तान में आ गया। और उसके बाद आप देख लीजिए कि उसकी तकरीबन 10 गेंद हो चुकी हैं, वो अभी तक चल नहीं सका। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की मिसाल ये है कि उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके पास जब 2 ओपनर थे, एक रोहित और एक विराट, तो उन्होंने रिंकू सिंह को भी कह दिया, यशस्वी जायसवाल को भी कह दिया और शुभमन गिल को भी कह दिया कि भाई हमारे पास ओपनर्स मौजूद है। रिंकू क्योंकि पीछे थोड़ा सा आता है, उसको भी बता दिया कि तुम्हारी स्लॉट पे हमारे पास बंदे मौजूद हैं, हम आपको यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ लेट सपोज एक शख्स आज परफॉर्म कर देता है तो हम उसको रातों रात टीम में लाना चाहते हैं, रातों रात उसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है हर प्लेयर का, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो उस्मान खान हो, लेकिन उस ड्यू प्रोसेस से हम किसी को नहीं गुजारते और अनफॉर्चुनेटली फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेयर्स अभी तक देखी नहीं चल सके। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएगा कि हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है ना,
इसमें नेपोटिज्म की भी इंतहा है। हमने बॉलीवुड के हवाले से तो सुन रखा था कि वहां पर एक्ट्रेस के बच्चे, सुपरस्टार्स के बच्चे, तो फलाने के भतीजे, फलाने के भांजे जो है वो टीम का हिस्सा होते हैं, सॉरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा अगर किसी चीज को पूजा जाता है तो वो है हमारी क्रिकेट। तो यहाँ पर मुझे बताइए, कुछ ऐसे अनमोल रतन यहाँ पे मौजूद है जिसमें शादाब खान भी सर फहरिस्त हैं। वो कहते हैं ना, नारा जीना होगा वरना होगा, शादाब को टीम में रहना होगा। ये कौन सी गीदड़ सिंगी है इनके पास? जरा मैं आज आपको खुल के बताता हूँ। शादाब सिर्फ बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, मेरे सीनियर भी है, मेरा दोस्त भी है शोएब जट साहब, वो ये कहते हैं कि शादाब बादशाह के वजीर है। मैं कहता हूँ ठीक है वो बादशाह के वजीर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शादाब पाकिस्तान क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। आप देखिए कि अजहर महमूद के हेड कोच थे, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे, वो पाकिस्तान के भी कोच हैं। फिर सकलेन मुश्ताक के वो दामाद हैं। इसके अलावा बाबर आजम उनकी वकालत करते हैं। सो वो इस फर्टर्निटी में ना, वो क्या कहते होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का दर्जा रखते हैं। उनको कोई नहीं हिला सकता, ना वो बॉलिंग करवाते हैं ना वो बैटिंग करते हैं। लेकिन शादाब खान है कि वो हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी है। हमारी टीम का बैलेंस तो तभी बिगड़ जाता है जब शादाब खान बॉलिंग नहीं करवाते, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे कहते हैं कि जी शादाब खान है, शादाब खान जब तक बॉलिंग नहीं करवाएगा तो हमारा बैलेंस पाकिस्तान टीम का नहीं रहता। लेकिन पिछले 2 मैचेस से वो बॉलिंग नहीं करवा रहे, लेकिन हमारे किंग साहब हैं कि उनको खिलाई जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखिए तो आप अबरार अहमद की मिसाल लीजिए। अबरार अहमद का अभी तक हमने अचार डालना है, जो उनको हम लेके गए उनको खिला नहीं रहे। यार कम से कम कनाडा के खिलाफ उनको मौका दे देते। आप क्योंकि थोड़ा सा पीक कर रहे हैं, आपको पता है कि हम कनाडा के साथ अगर जीत गए, अच्छा हसनैन, हमारे यही रवैये हैं कि जिसकी वजह से हम लोग अपने प्लेयर्स का मोराल डाउन करते हैं, फिर हम उनको पता नहीं कौन सी धूप लगवाने के लिए, वो कहते हैं ना मिनी बिस्तरे रखे हुए होते हैं, क्या कहते हैं, पेटियों में, और फिर वो लगवाती हैं जब धूप, तो वो कभी हमें उस तरीके से नजर नहीं आते। तो शायद हमने इस तरीके की हरकतें कर करके ना अपने प्लेयर्स का मोराल भी डाउन कर दिया है। क्योंकि कुछ मखसूस प्लेयर्स तो वैसे हैं, चाहे वो टीम में परफॉर्म करें या टीम में परफॉर्म ना करें, वो तो लिखे गए हैं ना कहीं पर कि ये लोग टीम से बाहर नहीं जाएंगे। वसीम अकरम साहब की मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, वो थे, और जो मतलब दीगर कमेंटेटर्स हैं वो उनके साथ खड़े हुए थे। मतलब वसीम अकरम भी इंतहाई गुस्से में नजर आए, वो भी इंतहाई एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने कहा कि इन 3 से 4 सालों में पीसीबी का चेयरमैन, पीसीबी की सिलेक्शन टीम, पीसीबी का हेड कोच 10 बार चेंज हो चुका है, लेकिन कोई अगर तब्दीली नहीं हो पा रही तो हमारे प्लेयर्स में नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको पता है ये आएंगे, ये चले जाएंगे, हम 11, 12, 13 जो है वो हम यहीं के यहीं रहेंगे, हमने कहीं नहीं जाना। जी हाँ, ये जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वसीम अकरम ने, और ये आपको ये याद होगा मोहम्मद रिजवान ने भी किसी जमाने में ये बात की थी ज़का अशरफ साहब से कि आप चले जाएंगे, हमने यहीं पे रहना है। हाँ, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस टीम में ना, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, इस टीम में आपको कोई भी खुल के प्रॉब्लम नहीं बताएगा। इस टीम में 4 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं बाबर आजम, दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, तीसरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं रिजवान, चौथे ग्रुप को पहली दफा मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल्स का भी ग्रुप है, उसको लीड कर रहे हैं वहाब रियाज। पहले होता ये था कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जब नाराज होते थे, उस वक्त ग्रुपिंग नहीं होती थी, उनके दरमियान मीडिएशन का रोल प्ले करते थे रिजवान। लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि हर दूसरे दिन हमारा चेयरमैन बदल जाता है, हर दूसरे दिन हमारा चीफ सेलेक्टर बदल जाता है, तो क्यों ना मैं भी कप्तानी का कैंडिडेट बन जाऊं। सो उन्होंने भी एक अपना ग्रुप बना लिया, और एक ग्रुप है गारंटी ग्रुप, जिसको लीड करते हैं वहाब रियाज। वो गारंटी ग्रुप कौन सा है? एक है उसमें मोहम्मद आमिर, दूसरे उसमें उस्मान खान, और तीसरे उसमें इमाद वसीम। इनको कोई भी शख्स वर्ल्ड कप में ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि इनको वहाब रियाज साहब ने गारंटी दी है कि कुछ भी हो जाए, आप 0 बनाएं, आप 4 बनाएं, आप कोई आउट ना करें, आप 200 रन दें, आप पाकिस्तान टीम में होंगे। सो टीम इस वक्त गारंटी पे चल रही है, टीम परफॉर्मेंस पे नहीं चल रही। ये मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तानी टीम की कहानी कम, वो आपने टर्किश ड्रामा देखा होगा ना, कौसम सुल्तान, जिसमें हर कोई ताजपोशी के पीछे भाग रहा होता है कि फलाना हटे तो मैं अपना बच्चा बिठा दूं गद्दी पर और वो रूलिंग करना शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम भी का भी यही हाल चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे कुर्दोगलो ही सारे पाए जाते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, और एक दूसरे के लिए जो है ना वो जगह इस तरह नहीं बना रहे जिस तरह पहले बनाते थे, क्योंकि पहले इनकी यूनिटी की वजह से ये जीतते थे। लेकिन जरिया में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं, जो कि रात को तकरीबन 1, सवा 1 बजे मैंने अपने चैनल में भी दी, कि क्योंकि अभी सुबह ऑडियंस वापस उठी हुई है कि चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार है। चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, उसमें उन्होंने बड़े फैसले करने हैं। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुकम्मल वापसी का, क्योंकि अभी तो इफ एंड बट्स पे मामला, लेकिन उधर से अगर अमेरिका किसी भी टीम से जीत गया तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है
उसको तब्दील किया जाएगा, जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनको तब्दील किया जाएगा, और ये सो कॉल्ड आपके जो टीम में भी चेंजेस होने चाहिए ना। एक तो टीम भी चेंज होनी चाहिए और मोहसिन नकवी खुद भी चेंज होने चाहिए। उनको कौन तब्दील करेगा भाई? मैं उधर ही आ रहा हूँ। आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया, जो आखिरी क्वेश्चन आपने किया ना कि मोहसिन नकवी खुद चेंज होनी चाहिए, हाँ। मैं उधर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपकी टीम वाले क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ कि दरिया देखिए टीम में ना बहुत ज्यादा रद्दोबदल होगा। टीम के जो सीनियर प्लेयर्स है उनको बताया जाएगा कि आप जो है बेसिकली पाकिस्तानी के लिए खेलते थे, ये आपकी टीम नहीं है, कि आपने इसको अपनी टीम समझा हुआ, और हो सकता है कि कप्तानी में भी तब्दीली आए। लेकिन आपने जो सवाल किया डेट इज $1 मिलियन क्वेश्चन, कि ये आजकल मीडिया में कोई बात नहीं करता सिवाय मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में या मेरे प्रोग्राम में, कि मोहसिन नकवी साहब को कौन चेंज करेगा। मोहसिन नकवी साहब भी तो सियाह सफेद के मालिक बने हुए हैं, कभी वो सीएम पंजाब होते हैं, उसके बाद वो आपके वजीर दाखिला बन जाते हैं, फिर वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, फिर वो सेनेटर बन जाते हैं। अब सितम ज़रीफी ये है कि वो डॉक्टर भी बन गए ना, क्योंकि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जरी करेंगे, सर्जरी करूंगा, छोटी सर्जरी पहले मैंने की थी, अब मैं बड़ी सर्जरी करूंगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को पूछने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं और मेरे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर आप देखें ना तो जरिया इट्स नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करना है तो आप कोई और मिनिस्ट्री या कोई और जॉब नहीं ले सकते। और अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी उनके पास मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है कि वो एक तरफ होम मिनिस्टर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल जो कि क्रिकेट है उसके वो चेयरमैन है। मतलब मोहसिन नकवी साहब कर क्या रहे हैं? एक तरफ जाते हैं वो क्रिकेट की टीम की तरफ जाते हैं तो इधर कश्मीर में कभी हालात खराब हो जाते हैं, कभी किधर हो जाते हैं, और इधर आते हैं तो क्रिकेट टीम के हालात खराब हो जाते हैं। फिर वो क्रिकेट टीम में जाके हर दूसरे तीसरे दिन वो लेक्चर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब आपने अगर लेक्चर ही देने ना तो आप अपनी जॉब को थोड़ा सा आसान कर लें। आप कासिम अली शाह साहब को वहां पे भेज दें ताकि वो रोज आपकी जगह पे लेक्चर देते रहे और आपको वीडियो लिंक में बताते रहे। मुझे आप तो कासिम अली शाह की बात करें, मैं तो कहती हूँ किसी भी ट्रैवल एजेंट को हायर करें, क्योंकि जहां जहां टीम वहां नकवी साहब, डुबलिन में नकवी साहब, ठीक है ना, हर जगह पे नकवी साहब, अमेरिका में नकवी साहब। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में नकवी साहब तो कोई जगह नहीं है ना जहाँ पे नकवी साहब जाते ना, और इतने आसानी से इजी वीजाज ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। कैसी बातें करते हैं हसनैन लियाकत, आप इतने बड़े तज्जियाकार हो गए, घर में बैठ के तज्जिया दे रहे हैं। आपको भी अमेरिका में होना चाहिए था, उनकी मीडिया टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरे पास वक्त की कमी है हसनैन, विल टॉक इट अबाउट लेटर इंशाल्लाह सम अदर डे। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के हवाले से, क्योंकि आज बजट तो पेश होने वाला है, लेकिन मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी मैटर करती है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि मैशत तभी बेहतर होगी जब सियासी हालात बेहतर होंगे। तो इस पर आज बात करते हैं। माजिद निज़ामी साहब सिंध है, वो हमें ज्वाइन करें। माजिद निज़ामी साहब, सबसे पहले तो मैं कोई कॉमेंट आपसे लेना चाहूँगी आज के बजट के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में बजट का अब अवामी मामलात से खासा कम ताल्लुक होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बजट के अंदर जो भी आदाद शुमार पेश किए जाते हैं बुनियादी तौर पे उनका अवाम से कितना ताल्लुक है और क्या उसका बराह रास्त उन्हें फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। जब तक इन चीज़ों को इंश्योर नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है कि बजट जो है वो महज एक एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कई सालों में कई मिनी बजट्स भी असम्बलियों में पेश होते रहे, नए टैक्सेस लगाए जाते रहे हैं, नए माली प्रोग्राम लिए जाते रहे IMF से। सो जब ये चीजें होंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि बजट एक दस्तावेज बन के रह जाएगा। उसकी वजह है कि सारा साल जब आप माली तब्दीलियां करते रहेंगे और आवाम तक उसका असर नहीं पहुंचेगा तो फिर मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन इस बजट के बाद आपको मुझे ये बताएगा, क्या कोई सियासी तहरीक नमूदार होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े खास से एक्टिव हैं, बड़ा दबंग बयान दे रहे हैं। फिर दूसरा ये कि बानी PTI ने भी सियासी मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया, मतलब सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात के हवाले से यकीन दहानी करवा रहे हैं वो अपने पार्टी के दीगर मेंबरान को। फिलहाल तो बजट के हवाले से मुझे लगता है कि कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर ऑपोजिशन एक बड़ा भरपूर किरदार अदा करेगी। अच्छा। और उस किरदार की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बजट के आदाद शुमार को लेके उनको सामने लाया जाएगा, हुकूमत पर तनकीद की जाएगी। लेकिन ये समझना कि बजट के बाद या कुर्बानी के बाद ईद के आसपास के दिनों में कोई एहतजाजी तहरीक होगी या जलसे जुलूस होंगे, मुझे इसका इम्कान
खासा कम लगता है। उसकी वजह ये कि एक तो पाकिस्तान में कभी भरपूर गर्मियों में कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई गई। उसकी वजह ये कि अवाम के आने का रुझान खासा कम होता है। सो इसलिए अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलती भी है या लोग सड़कों पे आते हैं तो वो अक्टूबर के आसपास हो सकता है। उसकी वजह ये कि उस वक्त मौसम मुतदिल होता है और अवाम की अवेलेबिलिटी मौसम के लिहाज से मौजूद होती है। अभी हीट वेव का भी मसला है, तो मुझे लगता है कि जो मुतहिदा अपोजिशन है वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, सेनेट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रहेगी, असम्बली के अंदर तकारीर करेगी, हुकूमत को टफ टाइम देगी, लेकिन एहतजाजी तहरीक मुझे थोड़ी आगे जाती हुई नजर आ रही है। ठीक। अच्छा, एहसन इकबाल साहब को भी टास्क दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जिसके रहनुमा हैं उनसे राब्ते बढ़ाएं, उनसे बातचीत करें ताकि बजट के बाद वो भी आगे चलकर काबीना का हिस्सा बन सके और काबीना का दायरा कार थोड़ा वसी किया जा सके। जी बिल्कुल, ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक कहना चाहिए कि दबाव मौजूद है कि उनके साथ जितनी ज्यादा से ज्यादा इत्तेहादी जमातें मौजूद होंगी कैबिनेट के अंदर, उससे ये है कि उनके खिलाफ जो मामलात हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी भी इस माहौल में उनके साथ कैबिनेट में मौजूद हो, ताकि वो तमाम इल्जामात जिनका सामना मुस्लिम लीग नून कर रही है उनसे निकल के थोड़ी सी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के पास भी हो। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी बजट तक मेरा ख्याल है देखना चाह रही है, और बजट के ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमारे साथ इस पर मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि आईनी ओहदे फिलहाल जो उनके पास मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट वगैरह, उसके बाद वो जरा देखभाल के हुकूमत में शामिल हो। उसकी वजह ये है कि अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि देखभाल कर काबीना का हिस्सा बने पीपल्स पार्टी, ये सोच रही है, तो फिर ये जो बजट आएगा आपको लगता है पीपल्स पार्टी इसको ऑन करेगी? क्योंकि इत्तेहाद का तो वो हिस्सा है, वो माना कि इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं। जी बिल्कुल, ये इसके ऊपर बजट के ऊपर जो बिलावल भुट्टो जरदारी और शेरी रहमान साहिबा के जो बयानात हैं या पीपल्स पार्टी के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। इसलिए बजट को देखना होगा कि उसके ऊपर पीपल्स पार्टी प्रॉपरली बजट स्पीच के बाद क्या रद्द-ए-अमल देती है। अगर तो वो कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इसको मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये हम समझ सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ असम्बली के अंदर ठीक है और फिर उनका काबीना के अंदर आने का रास्ता भी हमवार हो सकता है। लेकिन अगर बजट के ऊपर जिस तरह ये अभी दो एक बयानात आए हैं, इसके बाद अगर कोई मामला सामने आता है कि जिससे थोड़ी कशीदगी बढ़ती है, तो फिर मामला थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी और उसके बाद फिर वो बजट मंजूर करवाने में भी अपना किरदार अदा करेगी। तो ये छोटी मोटी नाराजगी के से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। सही। अच्छा, दूसरा ये भी कि जुनूब पंजाब के हवाले से एक बार फिर से मामला उठा है। आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस बार ये जो हवा चली है इसके तनाजुर में जुनूबी पंजाब जो है वो बन जाएगा, या यहाँ पर भी पॉइंट स्कोरिंग होगी और सिर्फ बातें होती रहेंगी लेकिन एक सूबे का क़याम अमल में नहीं आएगा? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पंजाब के अंदर ख़ुसूसन हर हुकूमत में ये बात की जाती है। पंजाब असम्बली इस हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली का एक कमीशन इस पे बना था, उन्होंने वर्किंग की थी। यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, फिर हमने ये देखा कि 2018 में मखसूम खुसरो बख्तियार की सरबराही में जो इत्तेहाद बना उसका नाम ही ये था कि जनूबी पंजाब का सूबा बनाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ ये एक सियासी नारा बन चुका है, पॉइंट स्कोरिंग बन चुकी है। उसमें सियासी जमातें खुद दिलचस्पी नहीं ले रही। उसकी वजह ये कि गुज़िश्ता 15 साल के अंदर जब जब ये बात हुई है तो उसमें इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया गया। रिकमेंडेशंस आती हैं, सिफारिशात आती हैं। अब उसमें दो तरह के मामला हैं कि एक तो सूबा बहावलपुर है, एक सूबा जनूबी पंजाब है। उसमें एक तजवीज़ ये भी है कि सूबा जनूबी पंजाब हो लेकिन उसका दारुल हुकूमत आप बहावलपुर को डिक्लेयर कर दें। एक तो ये मसाइल भी हैं, लेकिन इनसे बढ़कर नजर ये आता है कि सियासी जमातें शायद संजीदगी से इस मामले को आगे लेकर चलने को तैयार नहीं है। मेरी तो राय ये है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों को तकसीम करके छोटे इंतजामी यूनिट्स में बदलना चाहिए, खा वो सिंध की तकसीम हो, बलूचिस्तान की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, पंजाब की हो। उसकी वजह यह है कि
छोटे इंतजामी सूबों, छोटी इंतजामी इकाइयों के जरिए मुल्क को गवर्न करना ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए मेरी राय में तो ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तक तो मुझे ये महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही नजर आती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका माजिद निज़ामी साहब अपना वक्त देने के लिए। मुल्की सियासी मामलों पर गुफ्तगू कर रहे थे माजिद निज़ामी साहब के साथ, क्योंकि आज बजट भी पेश होना है, लेकिन बजट के पेश नज़र जो हालात हासिल हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के, क्योंकि उनका उन कॉम्पोनेंट्स का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है अगर तो एक पॉलिसी को पाया तकमील तक पहुँचाना है। मैं मौसमी पॉलिसी के हवाले से जिक्र करें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद एक अहम खबर है, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको याद होगा कि 9 जून को लकी मरवत में बारूदी सुरंग में धमाका हुआ था, जिसमें शहीद फौजी जवान मुकम्मल एजाज के साथ सुपर्द खा कर दिए गए हैं। शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर को स्कर्दू, शहीद लांस नायक मोहम्मद अनवर को जिला गाछे में सुपर्द खा किया गया। शहीद लांस नायक हुसैन अली को जिला गजर, सिपाही असदुल्लाह को मुल्तान में दफन किया गया, जबकि शहीद सिपाही मंजूर हुसैन को गिलगित और शहीद सिपाही राशिद महमूद को रावलपिंडी में सुपर्द खा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों, शहदा की अजीज़ वकारब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें ज्वाइन करेंगे। ताहम एक बार फिर से आपको आगाह करते चलें कि 9 जून को लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद फौजी जवान मुकम्मल एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिए गए हैं। शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर को स्कर्दू, शहीद लांस नायक मोहम्मद अनवर को जिला गांची में सुपर्द खाक किया गया। शहीद लांस नायक हुसैन अली को जिला गजर, सिपाही असदुल्लाह को मुल्तान में दफन किया गया। शहीद सिपाही मंजूर हुसैन को गिलगित और शहीद सिपाही राशिद महमूद को रावलपिंडी में सुपर्द खाक किया गया। जबकि ISPR के सिलसिले में बताना है कि नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान, जवान, शहदा की अजीज व अकारिब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के पेश होने वाले विफाकी बजट के हवाले से। हुकूमत आइंदा माली साल 2024-25 के लिए विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला बजट है, क्योंकि विफाकी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर दरपेश चैलेंजेस के दरमियान अपना पहला बजट पेश कर रही है। तो वैसे में वज़ीर ख़जाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में अपना बजट पेश करेंगे। नया बजट जो आज कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है, उसमें खुराक, ज़राअत के शोबों में तरक्की, बढ़ती आबादी पर कंट्रोल, गुर्बत के खात्मे और तर्ज़ हुक्मरानी में बेहतरी के लिए इस्लाहात जो है वो तजवीज़ की गई हैं। ऐसे में तालीम के तरक्याती बजट में 140% का बड़ा और गैर मामूली इजाफा करने का फैसला किया गया है। कल हुकूमत की तरफ से इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया। इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई है। जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी, लेकिन पॉलिसी रेट को बतदरीज अभी मजीद नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया है और दूसरी जानिब टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया जाने की तजवीज़ है। 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स, GST 1% इजाफा और गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूली करने का हदफ जो है वो तजवीज़ किया गया है, जबकि बजट में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ से 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन भी मुतवक्को है। ज़रूरी अशया के हवाले से बात की जाए तो बीजों पर, खाद पर, ट्रैक्टर पर और दीगर आलात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। इन पर तवानाई के शूबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। जबकि मुलाजिमीन की फैमिली पेंशन की जो मुद्दत है वो 10 से 15 साल, जबकि बेटी की पेंशन खत्म और कम्यूटेशन भी कम करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए
तवानाई के लिए 253 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के लिए 279 अरब रुपए, आइंदा बजट में पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए, जबकि समाजी शोबे के लिए 280 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो अदाद-ओ-शुमार है जो अब तक हम तक पहुंचे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो ही विफाकी बजट मंजर आम पर आएगा तो तमाम कयास आराइयां जो है वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं माहिर मईशत एहसन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, यकीनी तौर पर आसान ना होगा ये बजट पाकिस्तानी कौम के लिए, तो क्या नए सरप्राइजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड है और कंफर्म्ड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाब इशू बजट तो जैसा तैसा ये पेश करेंगे और IMF की इंस्ट्रक्शन पे पेश हो रहा है, बट इसमें जो सबसे बड़ा, मैं बाकी चैनल पे भी बात करता रहा हूँ, वो जितनी बुरी तरह FBR एक्सपोज हुआ है कि उसने किसी भी सेक्टर के साथ कंसल्टेशन किए बगैर ये जो टैक्सेशन अनाउंस होगी, तो मतलब ये मुझे ऐसे ही फील आ रही है जैसे अभी हमारा ये जो रवा माली साल है जो 30 जून को एक्सपायर होगा, जिसका 9,400 अरब का टारगेट था, जो कि मेरे ख्याल में 200-250 अरब से शॉर्टफॉल आएगी उसमें। अब जो टारगेट आपने अचीव करना है वो 12,970 अरब का टारगेट आपके पास है, और उस वक्त ये टारगेट आप ले रहे हैं जिस वक्त पब्लिक सरापा एहतजाज है, हर चीज महंगाई बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं उम्मीद कि ये टारगेट अचीव कर पाएंगे और इनको मजबूरन कोई ना कोई मिनी बजट देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो आप ये बजट लेकर आ रहे हैं कि IMF से आप उनके प्रोग्राम में चले जाएं और जो 6 से 8 बिलियन आपको मिलना है, आपको इस वक्त सिर्फ वो नजर आ रहा है, पब्लिक नजर नहीं आ रही, ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आ रही कि चाहे वो स्टील सेक्टर है, चाहे वो वीट सेक्टर है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर है, चाहे वो इंपोर्टर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, हर आदमी इस वक्त इस्तराब का शिकार है जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंस्टीट्यूशन, दैट इज FBR। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जरा, अब हम ना स्पेसिफिकली आते हैं कुछ चीज़ों की तरफ। एहसन मलिक साहब, मैं स्टार्ट करती हूँ जरा सबसे पहले सेल्स टैक्स के हवाले से, कि जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें भी 5 से 10% जो है वो इजाफे का इम्कान जाहिर किया जाएगा। सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज़ है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी आम कंज्यूमर हो, कोई भी आम सारिफ हो जो कि किसी भी जगह पर जाके अपने लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद रहा है, अब उसको उसके ऊपर सेल्स टैक्स और बढ़ता हुआ मिलेगा। आप और मैं भी किसी शॉपिंग मॉल में या किसी एक जगह पर ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, हम वहां पर एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स अलग देते हैं, हम वहां पर अपने बिल के ऊपर टैक्स अलग देते हैं, हत्ता कि जब हम लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो हम वैले पार्किंग के हवाले से भी अपने जो है कोई ना कोई वहां पर जो फंड होता है, कोई ना कोई रकम होती है, वो देकर निकलते हैं। तो सेल्स टैक्स की मद में आवाम पर कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है? दरियाब, सेल्स टैक्स बिल्कुल इक्वलेंट टू जैसे पेट्रोल है कि आप ऑटोमेटिकली पेट्रोल में 2 रुपए 5 रुपए बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट निचले तबके तक शिफ्ट होता है। इसी तरह GST भी बेसिकली जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि लोग टैक्स पे नहीं करते, लोग टैक्स नेट में नहीं है, तो वो GST लगा के तो टैक्स रिकवर कर इनडायरेक्ट टैक्सेस में शुमार होता है। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी बताया था एक दफा, अभी रिसेंटली पाइड ने और प्राइम ने ये GST के ऊपर एक टैक्स पॉलिसी दी है। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी टैक्स पॉलिसी ड्यूरेबल कोई नहीं है, कॉन्टिन्यूटी कोई नहीं है, गवर्नमेंट को के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कोई नहीं है। उन्होंने जो पाइड ने सजेस्ट किया है कि आप अपना GST कम करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से आपने भी बताया कि 5 से 6% GST बढ़ाने की तजवीज़ है, तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में इंट्रो में बताया कि जिस तरीके से ये टारगेट रख रहे हैं 12,970 अरब का, और जिस तरह ये GST को लेके जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद कि गवर्नमेंट ये टारगेट पूरा कर पाएगी IMF के सामने अगले साल तक का। अभी GST को जिस तरीके से ये मनूवर करना चाह रहे हैं, उसका शायद ये पेपर्स में तो रिजल्ट ले लेंगे, बट ऑन ग्राउंड इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा GST का। लेकिन मुझे समझ नहीं आती एहसन मलिक साहब, FBR के कौन से मेंबर आने हैं, जरा मुझे भी नजर आए, मैं भी इनको जाकर, ये जो कहते हैं ना कि लोग टैक्स नहीं देते,
मैं पिछले 11 सालों से टैक्स देती आ रही हूँ। इसके अलावा जितनी सैलरीड क्लास में जितने मेंबर्स यहाँ पर कैमरे के पीछे बैठे हैं, कैमरे के सामने बैठे हैं, पीसीआर में बैठे हैं, एमसीआर में बैठे हैं, ये तमाम लोग टैक्स देते हैं। तो फिर एफबीआर उन लोगों से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करे ना जहां पर से टैक्स लेना बनता है। जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं। और अभी भी आप जरा कुछ हमें बता सकते हैं कि जो बहुत अच्छी बात की जी दरियाब, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप टैक्स देती हैं, आपका स्टाफ टैक्स देता है। जो पाकिस्तान में सैलरीड क्लास है वो 300 अरब रुपया पे कर रही है, जबकि आपके इक्विवेलेंट जो रिटेलर्स हैं, मतलब चाहे वो वेजिटेबल शॉप है, चाहे मीट शॉप है, चाहे वो एक टायर शॉप है, चाहे वो एक जनरल स्टोर है, उनकी पूरे पाकिस्तान में, मतलब उसमें जो हमारी होलसेल मार्केट्स हैं लाइक शाहालमी है, लाहौर में, इधर ननकारी बाजार है, इनका टोटल रेवेन्यू 71 अरब रुपया है। तो एफबीआर को ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हमारे पार्ट पे गलती है कि लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, अपनी रिटर्न नहीं सबमिट करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने आज इनके टैक्स नेट में आया तो उसके बाद जो अभी रिसेंटली लाहौर में इंसिडेंट हुआ, आपके भी नॉलेज में होगा कि एयर कंडीशनिंग कंपनी थी एक, और उसके कोई रिफंड का मामला था, और उसमें 8.25 करोड़ रुपए के ऊपर एफबीआर के अपने स्टाफ में लड़ाई भी हो गई, पिस्टल भी निकल आया, और उसके बाद सबसे आसान मामला कि चेयरमैन एफबीआर ने अंदरूनी एक कमेटी बना के उनको ओएसडी बना दिया। अब मैं तो पिछले एक हफ्ते से ये चीख रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं तो प्लीज खुदारा 1 साल के लिए सिर्फ तजर्बे के तौर पे इस एफबीआर को गैर फाल कर दें। आपको इससे बेहतर नताइज मिलेंगे, आपको इससे फिर बेहतर ऑप्शन क्या है मलिक साहब? अगर आप कह रहे हैं कि गैर फाल करते हैं तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? जरिया बात यह है, शायद आपको आइडिया नहीं है कि हमारी ये जो 9,400 का टारगेट है जो 30 जून का, इसका 85% ऑटोमेटिकली टैक्स सबमिट होता है, उसमें एफबीआर का कोई कमाल नहीं है। अच्छा, मतलब आपने गाड़ी परचेज करती हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज करती हैं, आप कोई चीज परचेज करती हैं, जैसे भी आपने अपने इंट्रो में जीएसटी की बात की, जीएसटी विद होल्डिंग ऑटोमेटिकली हुकूमत के खजाने में सबमिट होती है, उसमें किसी एफबीआर के अफसर का कोई कमाल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिल्कुल ट्रू, ये तो मैं इस वजह से ये क्लेम कर रहा हूं कि हमें जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मलिक साहब, मैं सुन रही हूं आपको। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं हुकूमत से, मतलब आज जैसे 12 को बजट है, बजट तो आपको पता है जो असेंबली में पेश किया जाता है वो कुछ डिफरेंट होता है, और जो पास हो रहा होता है वो डिफरेंट होता है। तो आज अभी जब बजट सुनेंगे तो बजट के बाद पता चलेगा कि इन्होंने क्या चीज ब्लैक एंड व्हाइट में रखी हुई है, कौन सी चीजें ग्रे में हैं, जो ये 2-4 दिन के बाद जब कायमा कमेटी वगैरह में चीजें ओपन होंगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। बट इसमें कोई दो आरा नहीं है कि बजट ये बिल्कुल आवाम दोस्त बजट नहीं होगा, टैक्सेस की भरमार होगी, क्योंकि आपने 9,400 से 12,970 के हदफ पे जाना है, तो आपने इंक्रीज तो किया है। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे भी ये कहा कि आईएमएफ वाले बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की और टैक्स नेट बढ़ाने की। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो टैक्स, इस टैक्सेशन के साथ टैक्स नेट में कौन आएगा, क्यों आना चाहेगा? वो उसके लिए और बहुत ऑप्शंस हैं कि वो पाकिस्तान की बुक से बाहर रहे, अपना कैपिटल बाहर भिजवा दे, उसका कैपिटल भी सिक्योर रहेगा और ग्रो भी करेगा। ठीक है एहसन मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन से मैं ये बताती चलूं कि बजट के हवाले से हमारा आज जो प्रोग्राम है, जो हमारी ट्रांसमिशन है, वो 12 बजे तक कंटिन्यू रहेगी, तो प्लीज़ हमारे साथ ही जुड़े रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद ना सिर्फ एहसन मलिक साहब बल्कि जो दीगर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम
बैक वंस अगेन और न्यू पाकिस्तान का ये आर स्पेशल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बजट से रिलेटेड, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले एहसन मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी माहिर मईशत हैं। और बैक टू बैक जरा हम अपने दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस वक्त जो आज का आने वाला बजट है वो हमारे लिए कैसे रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेट्स स्टार्ट विद यू। आप अक्सर मेरे साथ जब भी आपकी गुफ्तगू रही है तो हम सबसे ज्यादा IMF को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जरा मैं आज सबसे पहले क्वेश्चन ही आपसे IMF रिलेटेड लेना चाहूंगी कि जो IMF की सजेशंस रही हैं, जो IMF की तजावीज रही हैं, ये जो IMF के डू मोर का मुतालबा रहा है, वो आज के आने वाले बजट पर किस हद तक असरअंदाज होने वाला है? IMF कभी भी कोई मुतालबा नहीं करता, हम लोग जो है ना हुकूमतें बयानी करते हैं। और अब वक्त आ गया है कि मीडिया इस बात को समझ ले, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने अभी ये कहा, कुछ रोज पहले ही कहा जी कि इस साल जो टैक्सों की वसूली FBR को करनी चाहिए थी वो थी 24,000 अरब रुपया, वो कर रहे हैं 9,000 अरब। वो खुद कह रहे हैं कि 15,000 अरब रुपया कम वसूल की। अब अगर हुकूमत ये कहती है IMF से कि जनाब ये जो 15,000 कम वसूल कर रहे हैं, हम तो ये वसूल नहीं कर सकते, बहुत से ताकतवर तबके हैं, तो वो कहेंगे जी आप क्या चाहते हैं? कहते हैं जी बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर देते हैं, उसको आप ये कहते हैं IMF की शराइत है। अगर आप ये पैसे वसूल कर लें तो फिर IMF की शराइत तो खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी, वो आपसे कब कहेंगे? तो जब तक ये फैसला हुकूमत और ये मीडिया आवाम को नहीं बताएगी कि ये IMF की शराइत नहीं है, टैक्स चोरी हो रही है, शाहाना अखराजात हो रहे हैं, बेतहाशा कर्जे लिए जा रहे हैं, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वो उस पर जिद कर रहा है कि वो करें। इसलिए कि जब मेरा मुल्क में मोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, मई 2023 में हमारा जो अफरात ज़र था वो 38% था, अब जो है ये अफरात ज़र 11.8 आ गया। अगर उस वक्त 22% था हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, तो आज 20.5 क्यों है? ये कम क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये है कि 2021 से 2023 तक हमने नवाजने के लिए लोगों को गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की, और 2 साल में 12.8 अरब डॉलर के आपने रिजर्व गिरा दिए। वो झटका आज तक हमसे संभला नहीं है, तो ये तो हमारी जो मईशत तबाही बर्बादी है। दूसरी बात ये थी कि क्या हमें ये नहीं पता कि हमारे 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी। क्या हमें ये नहीं पता कि हमारे 71 लाख से खुद कह रही है बेरोजगार हैं? क्या हमें ये नहीं पता कि भारत की जो शरह नमू है, ग्रोथ रेट वो 6.8 है, तो मेरी 2.4 क्यों है? भारत की जो अगर महंगाई 4.8 है तो मेरी 26 क्यों है? ये बुनियादी सवालात हैं कि हम तालीम का बजट कम करना चाहते हैं। चारों हुकूमतें, 5 हुकूमतें, अगर मैं आपको कहूँ 2019 से ही जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है ना, कि जब आप कह रहे हैं ना कि ये सभी के करने वाले काम है। देखें, आज आपने कहा ना कि ये सवाल क्यों नहीं पूछते। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त रूल कर रही है, वो ये कहेगी कि PTI ये कर गई थी, तो ये वजह है कि हम लोग इतनी मुश्किल से ये बजट पेश कर रहे हैं। PTI वालों से जाके पूछेंगे, PTI वाले कहेंगे हमसे पहले चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी तो वो ये करके गई। चूचू का मुरब्बा भी बना, 16 माह की हुकूमत भी बनी, फिर जो अभी है ये भी मिक्स प्लेटर है। बावजूद इसके कि गरीब को बचाया जाए, कोशिश ये होती है कि अशराफिया को बचाया जाए। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अगर कोई किसी ने सब्सिडी लेनी हो या किसी ने कोई ना कोई एमिनेस्टी लेनी हो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सुकून दिया जाता है, सरमायादार को सुकून दिया जाता है, बजाय इसके कि उस शख्स को, उस गरीब तबके को सब्सिडी दी जाए जो कि डिजर्व करता है। और इस बार भी हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत से ऐसे मामला हैं कि जिसके ऊपर टैक्स आयद किया जा रहा है। हत्ता के जो एक पेन पेपर है, इसके ऊपर भी अब टैक्स आयद किया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि जब तक आप कौम को सही बातें नहीं बताएंगी, ये ऐसे ही मसला चलता रहेगा। मैं आपको साबित कर रहा हूं, 2019 में एक हमारी एमनेस्टी आई, जो है कौन लेकर आया? इमरान खान रियल एस्टेट सेक्टर की जो लेकर आए वो जी। उनका जिंदगी भर का नारा क्या था? लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में आएगी तो अवाम को हम देंगे। उन्होंने कानून क्या बनाया? उनका कानून मैं आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान से जो दौलत लूट कर मुल्क से बाहर गई है, उसको पाकिस्तान वापस लाने की जरूरत नहीं है। ये उनका कानून था। लेकिन दूसरा कानून, और सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके पास इख्तियार नहीं था, साकिब निसार ने, उससे पहले 2018 में उस पॉलिसी की तौसीक कर दी।
मगर मेरा जो चार्ज है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब। जी वो जो एमनेस्टी थी उसमें कानून बना दिया गया था, और 12 जून 2019 के अखबारात आप उठा के देख लीजिए, जो लोग इस से फायदा नहीं उठाएंगे उनके असासे कर लेंगे, ये कानून है। 2019 5 हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं, 5 हुकूमतें जब ये कानून बना था, उनमें से किसी ने भी उस पर एक पैसे का हाथ नहीं डाला, हालांकि वो प्रॉपर्टीज, वो बैंकों के डिपॉजिट जो चोरी के पैसे हैं वो हैं। तो 5 हुकूमतें जिसमें तहरीक इंसाफ ने नहीं डाला एक पैसे, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने नहीं डाला, पीडीएम ने नहीं डाला, 2 निगरान हुकूमतों ने नहीं डाला, ये तो उनका गठजोड़ है। तो हम ये बात सुनते क्यों हैं? उनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो 5 हुकूमतें जो आई हैं उनको ये नहीं पता कि बैंकों में अरबों रुपए के डिपॉजिट हैं जो चोरी के पैसे के हैं, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास बॉन्ड्स हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास। फिर हमारा मीडिया शो है जी दुबई लीक्स। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको दुबई लीक्स की परेशानी क्या है? क्या कोई पाकिस्तान लीक्स भी कभी बात करेंगे कि दुबई में तो प्रॉपर्टी है, तेरे मुल्क में है, उस पर मीडिया बात करने में शर्माता है, तीनों सियासी पार्टियां शर्माती हैं, वो ये बात नहीं करते। चले इसका जवाब ना जरा मैं एहसन मलिक साहब से लेती हूँ। मलिक साहब मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वाकई में हम पैनामा लीक्स, हम डॉन लीक्स, हम दुबई लीक्स, इन तमाम लीक्स का तो जिक्र करते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान लीक्स भी मंजर आम पर आएंगी। और जब ये पाकिस्तानी लीक्स मंजर आम पर आएंगे तो जितने बड़े बड़े ये जो रियल स्टेट टाइकून्स हैं, इनका भी तो कोई मुहासबा होना चाहिए। और फिर हम देख भी रहे हैं कि एक एमनेस्टी स्कीम तो ले आए थे बानी पीटीआई 2019 में, जिसके वजह से भी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी गुफ्तगू की, लेकिन उस एमनेस्टी के बाद हमें नुकसान ही देखने को मिल रहा है कि बाद में जब निगरान सेटअप आया और ये जो हुकूमत है, उसके बाद से रियल स्टेट सेक्टर से किस्मत ऐसी रूठी है कि जिनके पास प्लॉट है ना तो वो सेल करना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो घर नहीं बनाना चाह रहे, जिनके पास कुछ है जमा पूंजी वो कुछ खरीदना नहीं चाह रहे। कि हुआ क्या है? कुछ होगा या फिर हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये रियल स्टेट सेक्टर को मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा? ज़रियाब, मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा एक उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ जी प्लीज। और आपने भी अभी कहा बानी पीटीआई ने जो एमनेस्टी स्कीम दी थी, वो पहली स्कीम के जो फायदा था वो सिर्फ बिल्डर्स के लिए था, नॉट फॉर रियल इस्टेट। और उसमें भी जो मेजॉरिटी है, अगर डॉक्टर साहब भी उसके फिगर्स चेक कर लें तो वो को 3 डिजिट से ज्यादा के फिगर नहीं है उसके, जिन्होंने वो एमनेस्टी अवेल की। वो ज्यादातर इलीगल प्रोजेक्ट्स को रेगुलराइज करवाने के लिए वो एमनेस्टी आई थी, क्योंकि उस वक्त उस पावर कॉरिडोर्स में उन लोगों की एक्सेस ज्यादा थी जिनके इर्रेगुलर प्रोजेक्ट से। सेम लाइक बनीगाला भी उसी टेन्योर में रेगुलराइज हुआ। सेकंड चीज, आपने बात की रियल एस्टेट की, टाइकून्स की। मैं इसको थोड़ा सा और इसका जो कैनवस है बड़ा करना चाहता हूं और स्टार्ट लेना चाहता हूं IMF से, कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि FBR जब ये सारा प्लान टैक्सेशन का IMF के पास लेकर जाता है तो क्या IMF वालों की आंखें बंद हैं, कान बंद हैं? उनको नजर नहीं आता कि ये जो टैक्स प्लान है इसके अंदर सिर्फ जो सैलरीड क्लास है या बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग जो टैक्स कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके ऊपर बर्डन होगा। इसके अलावा कोई नया आदमी टैक्स नेट में नहीं आएगा जो गवर्नमेंट ने प्लान तैयार किया है। अच्छा। अब जहां तक बात की आपने रियल एस्टेट टाइकून्स की, तो जो रियल एस्टेट टाइकून्स हैं वो ज़रियाब मेरे से बेहतर आप जानती हैं कि वो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल अशराफिया है उनके वो स्पॉन्सर हैं। पेटी भाई हैं उनके। मलिक साहब बात बड़ी उम्दा कर रहे हैं आप, लेकिन एक मैंने जरा न्यूज अपडेट्स की तरफ बढ़ना है। मैं आपका जुमला और आपकी गुफ्तगू को ठीक यहीं से कंटिन्यू करूंगी। अभी जरा न्यूज अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर दोबारा से डिस्कशन को। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, अपने वादे के मुताबिक एहसन मलिक साहब से मैं कह के गई थी कि जहां से गुफ्तगू छोड़ी है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एहसन मलिक साहब, जिन मैं रियल स्टेट टाइकून्स के हवाले से बात करी थी कि कैसे इन पर हाथ डाला जाएगा, कैसे इनसे टैक्स लिया जाएगा, हमारे इशराफिया और इसमें बैठे जो सियासतदान हैं वो तो खुद रियल स्टेट टाइकून्स की गोद में जा बैठे हैं। प्लीज अपना जुमला और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा। पॉलिटिशियंस और जो डेवलपर्स या रियल एस्टेट का जो नेक्सस है, इसको ब्रेक सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है कि जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं
जितने भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इन तमाम सोसाइटीज़ की एफबीआर वैल्यूएशन अनाउंस हों। इनकी कोई एफबीआर वैल्यूएशन नहीं होती, ये इंटरनल ट्रांसफर पे बेचते हैं, अपनी मेंबरशिप फीस, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस, अपने चार्जेस लेते हैं, गवर्नमेंट को 1 रुपया रेवेन्यू बिल्कुल नहीं पे करते, जिसकी वजह से इन ब्लैक शीप्स की वजह से जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं उनको प्राइस पे करनी पड़ती है। जैसे आप सैलरीड क्लास बाकी लोगों का बोझ उठाते हैं टैक्स पे करके, इसी तरह जो जेन्युइन टैक्स पे रियल एस्टेट एजेंट है वो इन ब्लैक शीप्स की प्राइस पे कर रहा है। हैवी टैक्सेशन जो आज बजट में अनाउंस होने जा रही है, और वो सिर्फ एक नालायकी है एफबीआर की कि वो इन लोगों के को टैक्स नेट में नहीं लाता, क्योंकि जो ही इनकी एफबीआर वैल्यूएशन अनाउंस होने की बात आती है तो ये लोग रुक जाते हैं। पिछले 2.5 साल से एफबीआर वैल्यूएशन नहीं बढ़ी। हम वैल्यूएशन बढ़ा के टैक्स नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ टैक्स की परसेंटेज बढ़ा के टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद मीडिया पे बैठ के कहना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी पार्क होती है। रियल एस्टेट एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है और लोगों को डिस्करेज करना चाहिए रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स को। बात यह है, इन अकल के अंधों को ये नजर नहीं आता कि दुबई में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है। लेकिन उसके साथ सवाल मेरा ये है कि जितना भी ये माफिया है, सिर्फ एक रियल एस्टेट सेक्टर की हमारे पे बात नहीं हो रही है। फ्लोर मिल्स के हवाले से बात कर लें आप, चीनी के हवाले से आप बात कर लें, ठीक है, आईपीपीज को आप देख लें, इसके अलावा टबैको के हवाले से हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स एवेशन वहां पर होती है। सिगरेट जो कि गैर कानूनी तौर पर स्मगल्ड हो रही हैं या फिर उनकी प्रोडक्शन हो रही है जहां से कुछ, जबकि हम देखते हैं कि टबैको की मद में बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है टैक्स की सूरत में। तो सारे तो ये लोग असेंबलियों में जाकर बैठे हुए हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई बिल मंजूर होने देंगे? जरिया बात यह है, मैं ये आपकी शुरू में भी बात की थी, प्रॉब्लम सिर्फ एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में है, दैट इज एफबीआर। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बाबू दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है। इनको जिस तरीके से ओबलाइज किया जाता है ये ओबलाइज हो जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया, एक एयर कंडीशनिंग वाला जो केस था, 8.25 करोड़ रुपए में उसने अपना रिफंड लिया। अब अल्लाह नोज कि उसका रिफंड बनता भी था या नहीं बनता था। अभी भी इट्स अ हाई टाइम हमें अपने एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए और ऐसी टैक्स पॉलिसीज को फ्रेंडली लेकर आना चाहिए कि कम से कम 3, 4, 5 साल की उसमें कॉन्टिन्यूटी हो। जहां आपने बात की टोबैको की, आपने बाकी सेक्टर्स की, नेक्सस की, इन नेक्सस को ब्रेक करना किसका काम है? मतलब अब मैं एज ए एनालिस्ट या आप एज ए एंकर, मीडिया तो उसको एक्सपोज कर सकता है, और अगर उसके बाद भी ये लोग काम नहीं करते तो इट मीन्स कि वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एहसन मलिक साहब अपना वक्त देने के लिए। और वाकई हमारी भी गुफ्तगू का महवर यही है कि जितने लोग इस नेक्सस में शामिल हैं वो सब के सब तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, किसी न किसी ओहदे पे बैठे हैं, कोई ना कोई वजीर है, कोई ना कोई मशीर है। तो मैं फिर यही बात दोहराऊंगी कि कैसे कोई अपने खिलाफ कोई बिल उसी असेंबली से मंजूर होता हुआ देख सकता है, क्योंकि फिर से अगर बोझ पड़ेगा तो वो आवाम पर पड़ेगा। हुकूमती दावे हमें नजर तो आते हैं। और मलिक साहब भी बात कर रहे थे कि एफबीआर को चाहिए, एफबीआर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। भाई ये एफबीआर की तनख्वाहें भी तो वहीं से बन रही हैं, तो सारा मामला यही है। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग आज 12 बजे तक आपके साथ हैं और बजट के हवाले से ही गुफ्तगू होती रहेगी। स्टे ट्यून्ड। बैक वंस अगेन। तो जनाब, हुकूमत आज महंगाई में कमी, इक्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी, कौमी बचतों और फीकस आमदनी में इजाफे के लिए पुरुमीद है। लेकिन बजट में अहम मौशी अहदाफ क्या है, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होने जा रहा है, किस किस शोबे को हासिल इस्तिस्ना खत्म होने जा रही है, ये आज तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम तफसीलात न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। हुकूमती दावों के बावजूद बजट अवाम पर भारी रहने का कवी इम्कान है। स्टेशनरी, ब्रांडेड दूध, मकामी और दरामदी गाड़ियां, सिगरेट्स,
सब महंगे होंगे। तारीख का सबसे बड़ा टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ भी तैयार है। इसी बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से इशफाक मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक, बताइएगा, एक तो ये कि बजट इजलास कब तक शुरू होगा, और दूसरा ये भी कि ये जो डिटेल्स हमें हासिल हुई है इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अहम दिन है। आइंदा माली साल का बजट जो है आज पार्लियामेंट में सपहर को पेश किया जाएगा। इससे पहले जो 2 बजे एक काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी, और ख़ास कर जो अहम इसमें इशू जो डिस्कस होगा और उस पर हतमी फ़ैसला होगा वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कि वो कितनी जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी। अगर हम मजमूई तौर पर जो आइंदा माली साल के अहदाफ हैं, बड़े माशी इशारियों के अहदाफ हैं, तो उनकी तफसीलात जो हमने अपने ज़राए से हासिल किया और सबसे पहले हम जो है अपने सुनने वालों को बता रहे हैं। तो उसके मुताबिक जो आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ है वो 3.6% मुकर्रर करने की जो है वो जो उसका तखमीना लगाया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान महंगाई में कमी आएगी, यानी रवा माली साल के दौरान अगर महंगाई की जो वो शरह मजमूई तौर पर तकरीबन 24% के करीब है, लेकिन आइंदा माली साल के लिए जो महंगाई का जो हदफ मुकर्रर किया जा रहा है वो 12% मुकर्रर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में जो आने वाले जो साल है उसमें महंगाई की रफ्तार में कमी होगी। इसके अलावा ये भी बताएगा जरा, एक आम आदमी के लिए जो कि इस वक्त हमें सुन रहा है, हम वो अशिया जो रोजमर्रा की बुनियाद पर खरीदते हैं उनमें से कौन कौन सी अशिया ज़रूरियात महंगी होने जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस पर FBR और IMF के दरमियान जो है वो बजट प्रपोज़ल पर जो है काम होता रहा है, और इस वक्त जो बताया जा रहा है कि 12,900 अरब रुपए के टैक्स वसूलियाँ होनी हैं, जो और रवा माली साल के मजमूई हदफ से तकरीबन 3500 अरब रुपए ज़्यादा हैं। तो 3500 अरब रुपए के अजाफी टैक्स जो है वो वसूल करने का एक एग्रेसिव प्लान जो है तैयार किया जा रहा है, और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो टैक्स इस्तिस्ना है मुख्तलिफ शोबों को वो ख़त्म किया जा रहा है। ख़ासकर अगर हम बात करें तो इस साल के दौरान अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स का इस्तिस्ना है, और इस मद में तकरीबन 1500 अरब रुपए का हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ा है। और इस हवाले से जो IMF का मुसलसल दबाव है कि सेल टैक्स का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। इम्कान इस बात का है कि 18% जो सेल टैक्स की शरह है उसकी बजाय जो मरहलावार इसमें इजाफा किया जाएगा, और तकरीबन 5% जो है फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाएगा। मतलब जो अभी सेल टैक्स 18% पर है वो आगे चलकर तकरीबन 23% पर जाने की तवक्को है। और मरहलावार से क्या मुराद है, जरा इस बारे में भी आगाह कीजिएगा इशफाक। क्या क्वार्टरली बढ़ाया जाएगा या फिर 6 माह बाद बढ़ाया जाएगा? क्या किस तरीके से हुकूमत डिसीजन लेगी इस पर? देखिए, सेल टैक्स की जो शरह है वो 18% है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स का इस्तिस्ना है, यानी कोई सेल टैक्स नहीं ले रहा। ये 2022 से जो है हुकूमत पाकिस्तान जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स, लेकिन लेवी की मद में जो 20 रुपए बढ़ाने का इजाफा कहा जा रहा है वो भी तो उसी के अंदर ही आके हो जाएगा ना। मतलब ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स ले नहीं रही, लेकिन 20 से 25 रुपए जो है वो बढ़ाने का अंदेशा भी जाहिर कर रही है? नहीं, जो सेल टैक्स इस्तिस्ना है वो ख़त्म होगा, यानी जो 0% इस वक्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स है तो वो 0% ख़त्म करके 5% करने का इब्तदाई तौर पर इसका फ़ैसला जो है मतवक्को है, लेकिन हतमी फ़ैसला आज काबीना इस पर करेगी। इसके अलावा दीगर जो दूध की जो ब्रांडेड दूध है उस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इस्तिस्ना है वो भी ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशनरी है जो तालिब इल्मों के जो ज़रिए इस्तेमाल है, तो इसका मतलब ये है कि जो जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं उनके लिए भी जो बजट भारी होगा, चूँकि जो स्टेशनरी पर जो सेल टैक्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स इस्तिस्ना है वो भी ख़त्म हो रहा है, और स्टैंडर्ड रेट जो है वो उस पर अप्लाई होगा। तो इससे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुतुब के साथ जो है वो कापियाँ, पेंसिल्स और रबड़ भी जो है वो
उसकी कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा जो दरामदी गाड़ियां हैं उन पे भी बताया जा रहा है कि उनकी भी कीमतों में इजाफा होगा, चूँकि जो उस पर भी टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो जो नॉन फाइलर्स हैं, बैंकों से रकम निकलवाते हैं 50,000 से ज़ायद में, अगर एक दिन में आप निकलवाते हैं तो उस पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह भी जो मौजूदा है उसमें उसको भी उसमें इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पुरतईश अशिया हैं जो इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल है उस पर भी जो टैक्स की शरह है बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा सिगरेट्स पर जो है वो टैक्स की शरह भी जो है वो उसमें भी इजाफा मतवक्को है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं अशफाक, और जितनी भी लग्जरीज हैं हम उसके ऊपर भी टैक्स के जो है वो बम्बारमेंट करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मीनवाइल माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब भी हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो ब्रेक से पहले भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू चली रही थी, बहुत सारे मामलात पर आप मेरी खुद की भी रहनुमाई कर रहे थे। जरा स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सेल्स टैक्स के हवाले से, जो कि भी अशफाक भी हमें बता रहे थे। सर जी, ब्रांडेड जो दूध है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी लगने जा रहा है। जो ये स्टेशनरी है, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक पेन है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, वैसे भी समर पैक मिल जाएगा बच्चों को 2-4 रोज के अंदर अंदर जिनका रुका हुआ था। तो आपको पता ना, रजिस्टर्स लाने होते हैं, कॉपीज लानी होती हैं पेरेंट्स को जाके, दर्जन हम तो जब छोटे थे ऐसी आया करती थी। तो मुझे ये बताएगा कि सेल्स टैक्स की शरह बढ़ जाने से आम आदमी का जो ग्रॉसरी बजट है उसके ऊपर आप मंथली कितना एक्सपेंस देख रहे हैं, और दूसरा ये कि ये जो आटा है, दालें हैं, चीनी है, ये छोटे मोटे पेन, रबड़, कॉपियाँ, सर ये तो सब महंगी हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मेरा ख्याल है कि जो अब तक की तजावीज़ मैंने पढ़ी हैं और सुनी हैं उससे तो ये लगता है कि जो ख़ास तौर पर मुतवसत तबके का घर का बजट है उसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 15 से 20% इजाफा होगा। ये अखराजात की मद में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अखराजात तो बढ़ जाएंगे, आमदनी तो महदूद नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। सो ये एक मुश्किल वक्त है, और इसकी 2 वजूहात मुझे समझ आती हैं। एक वजह तो ये है कि पिछले जो 3.5 साल का आपका इकोनॉमिक रिसेशन फेज़ था वो अब रिकवरी की तरफ जा रहा है। अच्छा। और जब आप रिकवरी में जाते हैं मईशत की तो आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि जो आपका बजट डेफिसिट है या जो आपका करंट अकाउंट का खसारा है या जो दीगर मामलात हैं उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से लें। होल्ड फॉर अ मोमेंट, वाकई मुफ्ती साहब हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं? अभी देखें, अभी मेरा ख्याल है कि हम एक मॉडरेट रिकवरी फेज़ में तो है। अच्छा। हमने जैसे आपने के सामने जो इंडिकेटर्स हैं कि आपका फॉरेन रिजर्व बढ़े हैं, आपका इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो और कम हुई है, और भी मामलात हैं, आपने किसी हद तक अपना फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस किया है, या जो आपका सर्कुलर डेट था एनर्जी सेक्टर का वो तकरीबन 550 अरब से 250 अरब पर आया है। तो ये इंडिकेट करता है, और भी चीज़ें हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं और एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। सो देयर आर सर्टन इंडिकेटर। जैसे एग्रीकल्चर ने पिछले साल आपको बहुत एडवांटेज दिया, इससे बावजूद कि इंडस्ट्री उतना नहीं पे कर पाई, बल्कि उसकी ग्रोथ शायद माइनस में है, लेकिन एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। सो आप एक मॉडेस्ट रिकवरी फेज़ में हैं। जब आप इसमें होते हैं तो फिर हुकूमत सख्त फैसले। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब ये जो आपने कहा ना कि एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा जो थी वो ग्रोथ दी, अब मेरा सवाल यहाँ पर है कि चले इस सेक्टर ने अगर परफॉर्म कर भी लिया तो क्या हुआ हमारे किसानों के साथ? उन्होंने तो नुकसान ही भुगताना। गंदुम नहीं खरीदी गई, जिसपे वज़ीर-ए-आला पंजाब जो थी वो बल्ले बल्ले कर रही थी कि हमने इसलिए नहीं खरीदी, देखे ना रोटी सस्ती हो गई। तो मतलब फिर एग्रीकल्चर, यही वजह होती है कि किसान ने फिर इस साल गंदुम उगाई है, फिर वो कहता है अगले साल मैं गंदुम नहीं उगाऊंगा, अगले साल मैं कोई और फसल काश्त करूंगा। लेकिन ये ज्यादती हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले 70 साल से आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करते थे गंदुम की, तो किसान को पता होता है कि जितनी उगाएगा इतनी कीमत उसको मिल जाएगा। अब आपने उसको मार्केट पर छोड़ दिया। अब देखें ना, आपकी फसल, आपने कहा ज़रिया बहुत अच्छी फसल हुई, आप खुशी का इजहार कर रहे हैं कि देखिए मैंने तो ये खाद इस्तेमाल की थी, लेकिन जिसको आपने सेल करनी, खरीदने वाला कह रहा है मैं आपसे गंदुम नहीं खरीदूंगा, आप अपनी बोरियां लेकर कहाँ जाएंगे? ये सडन शॉक है किसान के लिए कि वो तो तैयारी कर बैठा था कि 39 रुपए पर मुझे मिल जाएगी उसकी रिकवरी, वो नहीं हुई है। तो ये बहुत और अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी बात हरगिज काटना नहीं चाह रही सर। देखें जो 28,100 रुपए की आप कह रहे हैं ना कि गंदुम की बोरी दे दें, आप खुद भी जानते हैं, बाहर भी खाते हैं, 3,000 रुपए का तो लार्ज पिज्जा आ जाता है, हम उसका एक वो किसान को दे रहे हैं, एक पिज्जा
इज इक्वल टू 1 मन गंदम की बोरी। देखिए, जो हुकूमत आपको कह नहीं रही है, मैं वो लफ्ज़ बोल देता हूँ आपके सामने। हुकूमत कह रही है कि जी आप हमें मदद करें कि हम रिकवर करना चाहते हैं, और हम रिकवर करेंगे तो हम स्टेबलाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम ग्रोथ में जाएंगे। तो ये एक टफ फेज़ है जिसमें हुकूमत ये कह रही है इनडायरेक्टली कि आप हमें मदद करें। अच्छा, हम मदद करने को तैयार तो हैं, सारे लोग कहते हैं अच्छा चलिए आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, हम दे देते हैं, हमने बिजली के बिल में भी दिया, पेट्रोलियम। लेकिन जब आप स्टेबिलिटी में जाएंगे या ग्रोथ में जाएंगे तो क्या आप हमें इसका रिटर्न देंगे? क्या आप उस वक्त हमारे लिए अच्छे फैसले करेंगे? अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये आप ज्यादती करते हैं कि आप रिकवरी में तो हमसे कॉस्ट ले रहे हैं, आप हम पर टैक्स भी लगाते हैं, आप हम रेवेन्यू के जितने आपके टारगेट्स हैं, जैसे अभी आपने सुना, आप अपने गम में हमें याद रखेंगे, खुशी में हमें याद रखेंगे। जब अच्छे वक्त आएंगे तो क्या आप ये फैसले करेंगे कि ये जो आप जिनकी तरफ इशारा कर रही हैं, दूध है, स्टेशनरी है या दीगर अशिया हैं, उसमें आप ये टैक्सेस ख़त्म करेंगे? ये बुनियादी सवाल लोगों को पूछना चाहिए कि ना तो बजट डेफिसिट हमारी वजह से था, या जो रिसेशन आया वो हमारे लोगों की वजह से नहीं था। ठीक है, उसमें ग्लोबल फैक्टर्स थे या कोविड था, लेकिन उसमें आप लगाते गए, हम खरीदते गए। हमने तो ये कहा ही नहीं कि हम खरीदेंगे नहीं। अब आपका इस वक्त बिजली का जो टैरिफ है, आप उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पे करते हैं जो दीगर लोग पे नहीं कर रहे, जो मुख्तलिफ इलाके नहीं पे कर रहे बिजली के बिल, उसका डेफिसिट आपके टैरिफ में चला जाता है। जिसका मतलब है आपने मुश्किल वक्त में हुकूमतों को मदद की है, और अभी भी आप तैयार हैं कि ठीक है जी हम करते हैं, लेकिन आप हमें ये जमानत दें कि जब आप बेहतर आ जाएंगे तो आप हमारे लिए फैसले अच्छे करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, मजदूरों के लिए करेंगे, आम शहरियों के लिए करेंगे, मुतवसत तबके के लिए करेंगे। देखिए, मुतवसत तबके की जो सेविंग की रेशो थी जो हमने कैलकुलेट की थी, उस 1990 तक ये कोई 30 से 35% थी इनकम की। यानी आप अगर 100 रुपए कमाते थे तो आप 30 से 35 रुपए सेव करते थे। ये रिड्यूस होते होते 7% पर आई, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 3.5% पर है। यानी आप 97 रुपए खर्च करते हैं और 3 पैसे रुपए जो है ना वो सिर्फ आपकी सेविंग हो सकती है। ये आपकी एवरेज है। ये एक बहुत बड़ा गैप है कि जो मिडिल क्लास की कैपेसिटी थी पे करने की या इन्वेस्ट करने की, परचेजिंग पावर उसकी खत्म हो गई। मुफ्ती साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है उसके हवाले से बात करेंगे। 1500 अरब के हवाले से कहा जा रहा था कि एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट करना था, लेकिन वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया। क्या वजह है इसकी? ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में बड़ी कामयाबी के आदाद शुमार मंजर यहाँ पर आए हैं। 1 अप्रैल से 10 जून तक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये अपडेट एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में बड़ी कामयाबी, और 1 अप्रैल से 10 जून तक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशंस किए गए हैं, और बताया जा रहा है कि 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कुछ अदाद शुमार जो कि कुछ स्टैट्स मंजर आम पर आए हैं 1 अप्रैल से लेकर 10 जून तक के दरमियान का ये दौरानिया है, जिसमें केपी में, बलोचिस्तान में और सिंध में 7,745 के करीब ऑपरेशंस जो हैं वो किए गए हैं, और इन ऑपरेशंस में 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, मजीद अपडेट कीजिएगा। देखें, ICPR की जो है जो ऑपरेशन हुए हैं मुख्तलिफ औकात में, ICPR जो है वो ये जो ऑपरेशन की तफसीलात हैं वो जारी करते हैं, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो बर वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो ईद उल फितर के बाद जो है वो TTP के नापाक अज़ाइम जो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नाकाम बनाने के लिए शुरू किए गए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए 1 अप्रैल से लेके 10 जून 2024 तक सिर्फ KP के बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो 7,745 कामयाब ऑपरेशन किए हैं, और इन ऑपरेशन में के दौरान जो है वो 180 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अगर हम डिटेल देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में 128
बलूचिस्तान में जो है वो 51 और सिंध में 2 दहशतगर्द जो है हलाक किए गए हैं। ये वो दहशतगर्द थे जो मोस्ट वांटेड थे और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे, जिसमें टारगेट किलिंग है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हैं और बाकी इसी तरह की बाकी जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उसमें वो मुलव्वस थे। अगर हम सिर्फ मई के महीने में देखें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपने बजट के हवाले से इस गुफ्तगू को, जिसमें हमें ज्वाइन किया हुआ है इरफान मुफ्ती साहब ने और इसके अलावा हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और दोनों की तरफ में एक ही सवाल के साथ आना चाहूँगी, बैक टू बैक में दोनों का कमेंट लूँगी। अच्छा चलिए, डॉक्टर साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मुफ्ती साहब, जो हमारे पास बजट कलेक्शन होनी थी FBR की तरफ से वो थी 24,000 की, हमने 9,000 और पिछला रह गया 15,000। अब वो 15,000 का टीका इस नए बजट में हमें लगने जा रहा है और उसके साथ भी कुछ एडिशनल टैक्सेस जो हैं उसकी भरमार होने वाली है। एक ही प्याली के अंदर आप बार बार चमर हिलाते जाएंगे तो मुझे बताइएगा उससे कोई अफाका होगा? नहीं, बिल्कुल, आप ये बड़ी अहम सवाल आप कर रही हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस का खसारा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये इस मुल्क, चूँकि हम हैं ही टैक्स बेस्ड इकोनॉमी, तो हम सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का नुकसान डायरेक्ट टैक्सेस के इनडायरेक्ट में डालते हैं। और आप देखिएगा इस बजट में आपको बहुत सारी मदद वो नज़र आएंगी जो कि इनकम टैक्स की कलेक्शन के खसारे होते हैं। अच्छा, आपने अभी मिसाल दी, मैं आपको बता देता हूँ, आपका असल में इस साल जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो 13,000 अरब रुपए का है और आपकी पिछले साल की कलेक्शन जो अभी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में जारी की है वो 8,500 अरब है। तो इसका मतलब है कि वो जो बाकी पैसा था जो नहीं कलेक्ट हुआ वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कन्वर्ट किया गया है। हाँ जी। हमें ये देखिए, आज चले हम कहते हैं कि जी आप 1 जून या 1 जुलाई को नया बजट ले आते हैं, फिर आप उसके बाद मिनी बजट क्यों लाते हैं? आप देखिएगा अगले पूरे साल में कई ऐसी स्पेशल ग्रांट्स और टैक्सेस की प्रपोजल फिर अप्रूव होती हैं। सो क्यों नहीं ये तय कर लिया जाता कि जब आप एक दफ़ा बजट बनाते हैं उसको तमाम हलकों से डिस्कस करते हैं, चैम्बर से डिस्कस करते हैं, ताजरों से करते हैं, आवाम से करते हैं और उसको अप्रूव कराते हैं असेंबली से, उसके बाद क्यों आप नई तजावीज़ लाते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तमाम जो तजावीज़ हैं वो टैक्स बजट के बाद आती हैं। यानी जब आप टैक्स अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद भी जब आपके डेफिसिट, जो आपने खुद कहा कि FBR नहीं कलेक्शन कर पाती, तो फिर वो उसको कहीं बिजली लेवी उसमें टैक्स में डाल देंगे, पेट्रोलियम लेवी में डाल देंगे। हमें इस रवायत को तोड़ना चाहिए कि ये क्यों है कि अवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है आपकी सारी सोच से कि आप कहते कुछ हैं, एक दफ़ा आपने कहा बजट में कि हम ये टैक्स लगा रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर कायम रहें, फिर आप क्यों उसको बदलते हैं? फिर अब आप देखें, आपने IMF के कहने पर जब आपने स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया पिछले साल, उसमें आपने पेट्रोलियम लेवी को और बढ़ा दिया, तो वो बजट का प्रपोजल तो नहीं थी। सो हमें ये तय करना चाहिए कि आप अवाम के साथ जो मुआहिदा करते हैं, जून में जब आप ये टैक्स की तजावीज़ बनाते हैं बजट की, तो आप उसको पूरे साल पर भी लागू करें ना। फिर आप क्यों दरमियान में इसको बदलते हैं? और इसकी सिर्फ इस वजह से कि आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, आपकी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट नहीं है, आपकी एक्सपेंडिचर्स का जो पैटर्न है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको आप उस डेफिसिट को, क्योंकि बजट में जो आपने तखमीना दिया था, जब आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है तो वो जो ज़्यादा अखराजात हैं वो फिर आप किसी और इनडायरेक्ट डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मैं चाहूंगी कि अगर वहां पर भी कहीं आपको लगता है कि आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिएगा। दूसरा, मुझे ज़रा ये बताएगा, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि हर हुकूमत में कहीं ना कहीं आपकी जो है वो सजेशंस और मामलात और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सर जी, ये जो GST की शरह है, आपको लगता है 19% होगी या नहीं? ज़रियाब, so let's start with the good news. Here's the good news for Pakistan. पाकिस्तान की जो इस वक्त एवरेज एज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वो 65 साल के करीब थी, अब 67 को क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, डायबिटीज़ पे कंट्रोल, पाकिस्तान की जो हमने हेपेटाइटिस को संभाला है, इन सब चीज़ों ने हेल्प किया है। इसीलिए पहले तो गुड न्यूज़ लोग ये लें, अच्छा पानी पिएं साफ़ बॉयल करके, अपनी अच्छी सैनिटेशन करें, अपनी अच्छी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, क्वालिटी भी और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी। सो हियर्स द गुड न्यूज़। और साइंस वर्क्स,
चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो वो भी काम करेगी। जिस दिन पाकिस्तान में सोशल साइंसेज इकोनॉमिक्स की वर्क करवाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ की, एंथ्रोपोलॉजी की, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर मुल्क इससे भी दिखाई देगा। और जो दूसरी बात आपकी है, देखिए पाकिस्तान अब भी, ये एक अजीब सा जुमला है, मैं भी 20 साल से कह रहा हूँ कि चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो ख़त्म ही नहीं होने को आती। और वो इसलिए ख़त्म होने को नहीं आती क्योंकि बहुत सी बातें ये भी दुरुस्त कर रहे थे कि हम मतलब बजटिंग करते हैं तो मतलब 3 महीने में तोड़ देते हैं, हम इस्लाहात करने को तैयार नहीं हैं। पर हियर्स अगेन द बेटर न्यूज़ इज़ कि मेरी सेंस ये है पाकिस्तान के बारे में कि आज जो कौम है ना वो कह रही है खुदारा आप हार्ड डिसीजंस लें, हार्ड डिसीजंस आर द राइट डिसीजंस एंड टेक देम। आपको कोई नहीं कहता रिटेल और होलसेल को टैक्स ना करें, 60% है इकोनॉमी का, इनकम टैक्स ना लगाएं एग्रीकल्चर पे। आपको कोई नहीं कहता कि जहाँ पे प्रॉपर्टी में इतने बड़े बड़े गेन्स आते हैं उनसे कैपिटल गेन्स ना उठाएं। आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरी ज़ाती राय और मेरी अंडरस्टैंडिंग IMF प्रोग्राम्स की, पाकिस्तान में भी बाहर भी, जो GST की शरह है 18 से 19% नहीं होगी। ये मेरा बेस्ट बेट है इस पे, और वो इसलिए है कि अगर किसी ने भी IMF को ये समझाया होगा, क्योंकि वो भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जहाँ से मैंने PhD की है, कि पिछले 2022 में ज़रियाब की तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया थी तो आज उसकी बाइंग पावर 61,000 रुपया रह गई है। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप GST 1% बढ़ा के और मुल्क में महंगाई कर दें, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू नो आई रियली होप कि उनको भी ये समझ होगी एंड होगी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई है वो ये है कि IMF के 2 मिशंस पाकिस्तान पे हुए हैं जिनमें उन्होंने टैक्स की जो काम है, मैं सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं टच रहता ज़रियाब, आई स्टे टच विद व्हाट इज गोइंग ऑन ग्लोबली। मुझे मालूम है कि उन्होंने एग्जैक्टली पाकिस्तान को क्या कहा है। वो लिख के गए हुए हैं कि सेल्स टैक्स में, आज उनको मेरे से पहले ये मालूम था, मैं तो कल टैक्स एक्सपेंडिचर देखा ना, 4,000 अरब रुपए के करीब मराद दी हुई हैं हमने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस की। अगर मैं IMF की तरफ से ज़रियाब पाकिस्तान आऊँगा तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ इनमें से जो मराद याफ्ता तबकों पे हैं वो तो उठाइए, वो तो उठानी पड़ेंगी हर सूरत में हमें। सो वो कुछ जाएंगी, कुछ तब्दीलियां आपको इन्फोर्समेंट में दिखाई देंगी। कुछ गवर्नमेंट ने कन्विंस कर लिया है उनको कि ये जो 2700 अरब के पड़े हुए हैं केसेस, इसमें से पैसे उठा लाएंगे। सो 1500-1800 अरब की एक नई टैक्सेशन आएगी। तो फिर मुझे ये बताइएगा ना डॉक्टर साहब कि फिर हाथ किस पर डाला जाएगा? बात आप बिल्कुल मुनासिब कर रहे हैं, और वो आप इतने के दर्द दिल रखने वाले जो लोग होते हैं, मुफ्ती साहब आप लोग जैसे कि जो अवाम का सोच रहे हैं, क्या हुकूमत भी अवाम का सोच रही है? क्योंकि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो तो सारे के सारे अशराफी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, और यही वो लोग हैं कि जो इस वक्त मिलकर मुल्क की इकॉनमी चला रहे हैं। फ्लोर मिल्स की सिचुएशन में, IPPC की सिचुएशन में, शुगर मिल्स की सिचुएशन में, और टबैको मतलब सेक्टर, मतलब ये लोग, यही लोग मालिक हैं, यही लोग अशराफियां हैं, यही लोग फैसले करने वाले हैं। जरा अब ये बात आपकी दुरुस्त है, पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर है वो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। पर गुजारिश इस तरह से है कि अमेरिका में भी जो टॉप मेरा ख्याल है 5% है, वो 90% वेल्थ जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो ये सारी जगह है। बट प्रॉब्लम जो आ गई है ना, वो हियर्स द प्रॉब्लम, जो पाकिस्तान की एलीट तबका है या जो कंट्रोल में है पाकिस्तान का, वो ये बिलीव नहीं करने को तैयार कि मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बार्गेन है ना, वो हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए प्रॉपर्टीज भी निकल आती हैं, पैसे भी बाहर निकल आते हैं। पहला तो बार्गेन ये करें कि बिलीव करें कि आप आउटसोर्स ना अपने पैसे करेंगे और ना अपनी थिंकिंग करेंगे। किसी ने मना किया है कि अपना होम ग्रोन प्लान खुद लिखें और लंदन में किसी को ना कहें कि वो प्लान लिखे, वो हमसे बेहतर समझ सकता है। मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक, मेरी बेगम भी काम करती हैं इन इदारों में। मतलब मैं हमेशा जब देखता हूँ, अभी हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेता, उस पर काम कर रहे थे, हमें बहुत डिग करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हम उस कंट्री से नहीं हैं। आप जिस मुल्क से हों, उस मुल्क की अथॉरिटीज उस मुल्क को बेहतर समझती हैं। पर प्रूफ करें ये बात कि आप समझते हैं। IMF इज अ मैटर ऑफ कन्विंसिंग, इट इज नथिंग एल्स, इट्स अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। और ये मैं बात हवा में इसलिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में ज़रियाब, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लोग कहते हैं ना जी 24वीं बार IMF के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान ने जिंदगी में एक IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया है, बाकी तो सारे प्रोग्राम्स ही इनकम्प्लीट छोड़े आ रहे हैं। वो 13-16 का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी, और ज़रियाब ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने पाकिस्तान के लिए वो प्रोग्राम लिखा
पाकिस्तान के लिए वो प्रोग्राम एंकर किया, पाकिस्तान की उस कोर टीम के साथ बैठकर उसको इम्प्लीमेंट किया। हम लिखते भी थे, करते भी थे, स्मूथली प्रोग्राम चला। किसी को पाकिस्तान में पता भी नहीं होता था, बिकॉज वो निगोशिएशन पाकिस्तान में इसलिए नहीं होती थी, ये एडवाइजरी थी है जिसको कन्विंसिंग की तरफ लेकर आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और इसके अलावा इरफान मुफ्ती साहब हमें वक्त देने के लिए। वक्त मैं जानती हूँ कि इस ट्रांसमिशन में बड़ा आपको कम मिला है, लेकिन आज आप लोग खैर बना कर ही बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आज पूरा दिन आप लोगों ने हर चैनल पर एक आप लोगों के ही तज्जिए होंगे, आप लोगों को ही सुना जाएगा, और हम चाहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लोगों को तज्जिया दिया जाए और तबसरा दिया जाए कि भाई ये हो रहा है आपके साथ, जो दिखाया जा रहा है वो इसका दूसरा रुख है। एनीवेज, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।